दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। और आज निबंध की पाठशाला में आपका चौथा लेक्चर है। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग निबंध के पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित करके उसे 9 उपखंडों में विभाजित किया है। और इस पर हमने देखा था साहित्य और संस्कृति का हमने विशेष रूप से अध्ययन किया था। हम लोगों का जो फोकस था, जो हमारी दृष्टि थी, वह साहित्य और संस्कृति को लेकर थी। इससे पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, यहाँ तक कि IAS, PCS, RO में पूछे गए विभिन्न प्रश्न हैं। इससे भी अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पर जगह दिया गया है, क्योंकि हर वर्ष प्रश्न पत्र होते हैं निबंध के, और हर वर्ष यहाँ से कहीं से न कहीं से टच करते हुए, इसे स्पर्श करते हुए प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कुछ प्रश्नों को ही केवल हमने उठाया था, कुछ शीर्षकों को ही हमने उठाया था जिस पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हमारा विषय है निबंध लेखन कैसे करें, इसमें भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। पिछले क्लास में हमने देखा था कि निबंध लेखन के बारे में कैसे करें, शीर्षक तो यही था, लेकिन उसमें हमने विस्तार से देखा था कि साहित्य और संस्कृति से समाज और सभ्यता कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप शीर्षक देख रहे हैं तो देख रहे हैं संस्कृति, साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध यहाँ देख रहे हैं। यानी संस्कृति साहित्य में ही समाज यहाँ व्याप्त है। तो इस तरह से दोस्तों हमने समाज का भी अध्ययन किया था, हमने सभ्यता के बारे में भी देखा था। आप यहाँ देख रहे हैं, हम जो हैं वो संस्कार, जो हमारे पास है वो सभ्यता, यानी संस्कार संस्कृति से, संस्कार हमारी पहचान है, संस्कृति भी हमारी पहचान है, और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। तो हमने पिछले क्लास में इसका व्यापक अध्ययन किया था और व्यापक दृष्टिकोण को हमने अपनाया था, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो जाएं। अगर कहीं से भी कोई भी निबंध साहित्य से, संस्कृति से, समाज से, सभ्यता से अगर स्पर्श करता हुआ भी अगर कोई निबंध पूछे तो आप सहजता से उसे लिख सकें। आज के भाग में हम देखेंगे, आज के लेक्चर में, कि हम अगर इस पर निबंध आएगा तो इसकी भूमिका हम कैसे लिखेंगे, मुख्य भाग कैसे लिखेंगे और निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में आपने देखा था निबंध के बारे में मैंने आपसे बात किया था। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष एक सर है। जो भूमिका है वह सर है, यानी पहला इंप्रेशन, पहली पहचान हमारे चेहरे से ही होती है। तो भूमिका हमारा परिचय पत्र है। फिर मुख्य भाग, धड़ को मैंने बताया था, धड़ से इसका हमने तुलना किया था। फिर निष्कर्ष, और निष्कर्ष को हमने पैर से बताया था कि यह चलकर जब निबंध का नंबर देना होता है तो यही आकर वह निबंध देता है। तो इसे मैंने पैर से बताया था कि पैर चलकर अगर हम किसी के पास पहुंचते हैं और किस तरह से पहुंचते हैं, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और मैंने बताया था कि अंत भला तो सब भला। तो फिर हमने वहां यह भी बताया था कि भूमिका लिखने के कई तरीके हैं, तो उसी तरह निष्कर्ष लिखने के भी कई तरीके हैं। क्योंकि यह फर्स्ट इंप्रेशन है तो यह लास्ट इंप्रेशन है, यह अंत भला तो सब भला की तरह है। मुख्य भाग जो है यहाँ से बस ऊर्जा ग्रहण होता है। तो इस तरह से हम आज साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को कनेक्ट करते हुए हम आज इन तीनों को लिखने के बारे में जानेंगे कि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कैसे लिखें। स्पष्ट हुआ? तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे भूमिका की, कि भूमिका अगर साहित्य, संस्कृति, समाज को रिलेट करते हुए या केवल साहित्य पर ही या फिर साहित्य के उद्देश्य पर अगर किसी भी तरह का अगर कोई भी निबंध अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा अंतर आपको प्रत्येक भूमिका में करनी होगी। प्रश्न की, निबंध की प्रकृति को देखते हुए, उसके नेचर को देखते हुए बस थोड़ा सा अंतर आपको करना होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। हम विभिन्न तरीके से भूमिका को लिखना बताएंगे कि आप किन किन तरीकों से भूमिका को लिख सकते हैं, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि आप जिसमें सहज होंगे और आपको लगेगा कि इसमें हम बेहतर कर सकते हैं, उसी में आप भूमिका लिखिएगा। तो दोस्तों,
पहले भूमिका को मैंने बताया था कि इसके लिए सामान्य दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। ध्यान दीजिए, भूमिका के लिए हमारा दृष्टिकोण सामान्य होना चाहिए, मुख्य भाग के लिए व्यापक होना चाहिए और निष्कर्ष के लिए दोस्तों विशिष्ट होना चाहिए। निष्कर्ष के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण का परिचय हमें देना होता है, तो भूमिका के लिए हम सामान्य दृष्टिकोण का ही परिचय देंगे। यानी ऐसा उलझाओ या ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि परीक्षक पढ़ते ही ऊब जाए या फिर कहे कि चलो छोड़ो यार, तो ऐसा वो न कह पाए। यह जिज्ञासापूर्ण हमारी भूमिका होनी चाहिए और इसे लिखने के कई तरीकों में पहला तरीका मैंने बताया था कि प्रसिद्ध कहानी, घटना, उदाहरण पर आधारित भूमिका। पहला क्या था? कोई प्रसिद्ध कहानी ले लेंगे। अगर साहित्य पर, समाज पर या संस्कृति पर हमें निबंध लिखने के लिए, इनके अंतर संबंधों पर निबंध लिखने के लिए या फिर साहित्य के उद्देश्य पर निबंध लिखने के लिए अगर आ जाए या साहित्य और समाज पर निबंध लिखने के लिए आ जाए, तो हम सबसे पहले लिखने का की जो शैली है उसे मैंने बताया है, प्रसिद्ध कहानी हो, घटना हो, उदाहरण हो, इस पर आधारित हम भूमिका लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें साहित्य लिखना है, हम कौन सी कहानी ढूंढें, कौन सी घटना ढूंढें, हम ऐसा क्या करें कि सब रिलेट भी कर जाएं और हम अपनी बात बेहतर तरीके से संप्रेषित भी कर दें और अच्छा नंबर भी पा लें। तो दोस्तों, हम दो कहानी का उल्लेख करें या एक ही कहानी का पहले हम उल्लेख करते हैं, तो सबसे पहले हम बात वहां से भी शुरू कर सकते हैं। जब साहित्य की बात होगी तो हम कह सकते हैं कि क्रौंच जोड़े के वध के पश्चात आदि कवि, उस समय आदि कवि नहीं थे, वाल्मीकि थे, वाल्मीकि के मन में इतनी वेदना व्याप्त हुई कि उनके मुख से आदि श्लोक अचानक निकल पड़ा, स्वतः फूट पड़ा, जो था मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेक मोहि काम मोहितम। या वहां से आप शुरू करेंगे कि यह जो श्लोक उनके मुंह से जो प्रथम श्लोक निकला, जो साहित्य की उत्पत्ति हुई, वह समाज की दो शक्तियों को केंद्र में रखकर हुई। पहली शक्ति थी सृजन की और दूसरी शक्ति थी विध्वंस की। क्रौंच का सृजन हुआ था, वह एक जीवन था, और दूसरी शक्ति थी जिसने उसे विध्वंस कर दिया, उस जीवन को खत्म कर दिया, उस जोड़े के सुख शांति को भंग कर दिया। उस विध्वंस की शक्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके विरोध में काव्य का जन्म हुआ। और इस तरह से आप संस्कृति और सभ्यता को आगे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति इसी विध्वंस की प्रक्रिया के खिलाफ काम करती है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति आज तक सुरक्षित है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की, यही कारण है कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। यानी संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार और प्राणी मात्र उसका हित है, प्राणी मात्र उसका उद्देश्य है कि किसी भी प्राणी का अहित न हो। तो साहित्य से आपने संस्कृति को कनेक्ट किया, साहित्य से अब उसी श्लोक से आप समाज को भी कनेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि समाज के विध्वंसात्मक शक्तियों के विरुद्ध साहित्य का सृजन होता है और वह कार्य करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर कहीं अत्याचार हो रहा है या कहीं किसी का अहित हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण का अहित हो, पर्यावरण को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, पर्यावरण का अहित हो रहा हो, किसी जीव जंतु का अहित हो रहा हो, वहां साहित्य उस अहित के खिलाफ, उस विध्वंस के खिलाफ उठकर खड़ा होता है, उसके विरुद्ध में स्वर उठाता है। तो दोस्तों, यह एक कहानी थी छोटी सी, वाल्मीकि और क्रौंच वध के संबंध में एक छोटी सी कहानी थी। इसे लेकर और उस श्लोक के माध्यम से दोस्तों आपने क्या किया, सभ्यता को भी जोड़ दिया, संस्कृति को जोड़ा। संस्कृति का ही एक हिस्सा है, मूर्त रूप है सभ्यता, तो संस्कृति को जोड़कर आप सभ्यता को भी जोड़ देंगे। तो संस्कृति को आपने जोड़ा और समाज को भी जोड़ दिया, और इस तरह से यह एक आपकी प्रभावी भूमिका का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। तो भूमिका लिखने का पहला तरीका आपका ये रहा। दूसरा तरीके की बात करें तो किसी कविता या किसी प्रसिद्ध कथन से, अगर किसी का कोई स्टेटमेंट हो, किसी महान विद्वान का अगर कोई विचार हो, तो किसी कविता या प्रसिद्ध कथन से अपने भूमिका का प्रारंभ आप कर सकते हैं।
कविता, कोई भी कविता उठा लीजिए आप, एक जो उसे रिलेट करता हो, जो उससे संबंधित हो। जैसे जब साहित्य है तो आप लिख सकते हैं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। यानी एक कविता का एक कोटेशन था। यह पढ़ते ही आप चमत्कृत हो जाएंगे कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अर्थात आदित्य यानी सूर्य, जहाँ सूर्य नहीं होते हैं वहाँ अंधकार होता है, और जहाँ साहित्य नहीं होता है वह देश मुर्दा होता है। आप इसको आगे, इस पंक्ति को सबसे पहले इस पंक्ति को कोट करेंगे और आगे लिखेंगे कि यह स्पष्ट है कि साहित्य के बिना समाज, देश मुर्दा की तरह होता है। मुर्दा से आप समझ सकते हैं कि उसकी जो आंतरिक चेतना होती है, शरीर तो होता है, मुर्दे के पास शरीर होता है, उसकी चेतना नहीं होती है। तो मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, अर्थात कोई भी समाज या देश, कोई भी राष्ट्र साहित्य के बिना मुर्दा है, क्योंकि साहित्य उसकी चेतना है। और इस तरह से साहित्य को आप समाज से जोड़ सकते हैं, किसी देश से जोड़ सकते हैं, और यह एक कविता के माध्यम से, और अपनी भूमिका का प्रारंभ यहाँ से कर सकते हैं, अपनी बात यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं, इसे संस्कृति से जोड़ सकते हैं कि साहित्य संस्कृति का पोषण, साहित्य संस्कृति, यहाँ आप इस कविता को लिखने के बाद आप सीधे वहां पर आएंगे, साहित्य संस्कृति का पोषण करता है, संस्कृति का संवहन करता है। दोस्तों, इस संबंध में मैं बता दूं कि साहित्य संस्कृति का संवहन कैसे करता है। हम जानते हैं हमारी पुरातन संस्कृति है, अगर साहित्य न हो, हमारे धर्म ग्रंथ न हो, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। तो साहित्य क्या करता है, संस्कृति का संवहन और संरक्षण दोनों करता है। उसे अपनी गोद में संजो कर एक माता की तरह साहित्य रखता है संस्कृति को, और उसी साहित्य से हमें संस्कृति की पहचान मिलती है कि उस समय के लोग कैसे थे, उस समय की संस्कृति कैसी थी। और इस तरह से साहित्य को समाज और संस्कृति से आप जोड़ सकते हैं इस भूमिका के माध्यम से। तो दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कहानी बता रहा हूं या जो कविता कह रहा हूं, यही कहानी या कविता आप भी लिखें। अगर इससे अच्छा, अगर जैसा भी अगर आपको लगे जिसमें आप उत्तम कर सकते हो, वह स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, कोई विचार लिख सकते हैं। आप यही लिख सकते हैं, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज और राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि प्रेमचंद को कोट करके कि साहित्य जो है वह मसाल क्या करता है, दिशा दिखाता है, जलने का कार्य करता है। आप लिख सकते हैं कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मसाल है, यानी वह एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे समाज में उपस्थित है। वह समाज की दिशा तय करती है, दिशा दिखाती है, और फिर आप इसको विस्तार दे सकते हैं अपनी भूमिका में। तो इस तरह से किसी कथन और किसी कविता के द्वारा अपनी भूमिका का आप प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा है जिज्ञासापूर्ण एवं चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित भूमिका। जिज्ञासापूर्ण या तथ्यों पर आधारित भूमिका। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संस्कृति पर हमें लिखना है तो कौन जिज्ञासापूर्ण या चौंकाने वाले तथ्य क्या हो सकते हैं, कैसे कोई सुनते ही चौंक जाएगा, या जिज्ञासापूर्ण, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि क्या है आगे, लिखने वाले लेखक ने क्या लिखा है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तो एक परीक्षार्थी नहीं, एक लेखक के रूप में भी होते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों को लिख रहे होते हैं, अपने व्यक्तित्व को ढाल रहे होते हैं, अपने दृष्टिकोण को आरोपित, एक तरह से अपने दृष्टिकोण को उसमें आपका दृष्टिकोण परिलक्षित हो रहा होता है। तो आप एक लेखक के रूप में होते हैं, और आप यहाँ सोचिए कि अगर आप लिख रहे हैं तो आपके पाठक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव सही नहीं है तो आपका पाठक पढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों, जिज्ञासापूर्ण और चौंकाने वाले तथ्य साहित्य, संस्कृति, समाज में क्या हो सकता है, हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या यह स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, यदि आज राम जिंदा हैं तो इसका श्रेय वाल्मीकि को जाता है। क्या यह स्टेटमेंट हो सकता है, यदि आज राम हैं तो इसका श्रेय वाल्मीकि को जाता है। अब आपके मन में अब अचानक ये सवाल कौरने लगेगा कि राम अगर आज जिंदा हैं, आज तो जिंदा है नहीं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आज हैं वो, आप महसूस कर सकते हैं। हमारा यहाँ किसी धर्म से यहाँ मतलब नहीं है, हमारा मतलब यहाँ सिर्फ साहित्य से है। ध्यान दीजिएगा, आप इस समय हमारे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ उद्देश्य कोई धर्म नहीं है, कोई जात और कोई संप्रदाय नहीं है, हमारा उद्देश्य साहित्य है।
तो अगर हम कह रहे हैं कि राम हमारे बीच अगर हैं, लोक में अगर व्याप्त हैं हमारे राम, तो फिर वाल्मीकि का क्या श्रेय है राम के आज होने में। दोस्तों एक बात बताइए, यदि वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखा होता, अब इस बात का आगे विस्तार दे सकते हैं, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, यदि आज राम है तो इसका श्रेय वाल्मीकि को जाता है। यह स्टेटमेंट सामने वाले को चौंका देगा कि आज राम है तो इसका श्रेय वाल्मीकि को क्यों जाता है, वो तो राम को ही जाना चाहिए। तो आप स्वयं इस बात से चौंक जाएंगे, तो यह जिज्ञासापूर्ण है, आगे व्यक्ति पढ़ने की कोशिश करेगा कि क्यों। तो दोस्तों अगर रामायण अगर वाल्मीकि ने नहीं लिखा होता तो आज हम राम को नहीं जानते। मानिए घटना हुई, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, अगर उन्होंने रामायण नहीं लिखा होता, वेद व्यास ने महाभारत नहीं लिखा होता, क्या आज हम महाभारत जान पाते। प्रेमचंद ने गोदान नहीं लिखा होता, हम गोदान जानते कि कोई एक घटना घटी थी हमारे समाज में, ऐसा कुछ है, नहीं जानते। या जानते तो सिर्फ किंवदंती के रूप में जानते, इतना विस्तार से राम को हम नहीं जानते। राम की समग्रता में हम राम को नहीं जानते। अगर आज ये भी हम कह सकते हैं कि अगर तुलसी पूरे विश्व में अगर एक तरह से प्रचलित हैं, इतने लोकप्रिय हैं तुलसी, तो फिर उसका श्रेय तुलसी को जाता है। राम अगर पूरे विश्व में इतने प्रसिद्ध हैं या इतना उनका गुणगान है, तो इसका श्रेय तुलसी को जाता है। कारण है कि रामचरितमानस लिखकर उन्होंने जन जन में उच्च से निम्न वर्ग तक उन्होंने राम को पहुंचा दिया। राम प्रत्येक व्यक्ति के करीब पहुंच गए। तो दोस्तों साहित्य ने ही तो क्या किया, राम को समाज से जोड़ने का कार्य किया, उन संस्कृति को वर्तमान समाज से जोड़ने का साहित्य ने काम किया। तो दोस्तों तो इस तरह से साहित्य कहां से जुड़ा, एक चौंकाने वाले तथ्य से लेकर आप समाज को जोड़ सकते हैं और संस्कृति को जोड़ सकते हैं, संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। राम क्या है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। और इस तरह से वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को क्या किया, एक दीर्घ जीवन प्रदान किया, एक कहें तो अतुलनीय जीवन प्रदान किया। आज भी वह चल रहा है, संरक्षित है। तो दोस्तों इस तरह से चौंकाने वाले तथ्यों के आधार पर भी भूमिका लिखी जा सकती है। वह आपके माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड, आपका जो मस्तिष्क है वह कितना तीव्र काम कर रहा है, आप कितना सोच पा रहे हैं किसी विषय पर, एक ही बिंदु पर आप कितने दृष्टिकोण से सोच पा रहे हैं, कितने विचार आपके अंदर जन्म ले पा रहे हैं। आगे बात करूं तो अगला है विषयों के शब्दों का स्पष्टीकरण करने वाली भूमिका। तीन भूमिका, चौथी भूमिका है, चौथे प्रकार से आप भूमिका लिख सकते हैं कि जो दिया गया विषय है उसमें दिए गए जो शब्द हैं उनके स्पष्टीकरण करने वाली भूमिका। तो अगर दिया जाए साहित्य, संस्कृति, सभ्यता के बीच अंतर संबंध, तो दोस्तों सबसे पहले हमें साहित्य की परिभाषा हम लिखकर शुरू करें। यानी उसमें जो दिया गया एक शब्द है साहित्य, दिया गया शब्द, अब साहित्य का हम क्या करें, स्पष्टीकरण करें। तो इस तरह से भी हम भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य के संबंध में कहा है, हितेन सहितम सहवास सहितम तस्य भाव साहित्यम। यानी हितेन सहितम, जो हित के सहित हो, यानी जो हित करने वाला हो, जो हित से युक्त हो, जो कल्याणकारी हो, जो कल्याण करने वाला हो। सहवास सहितम, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति का कल्याण करने वाला न हो, संपूर्ण समाज को लेकर कल्याण करने वाला हो। अगर यह भाव तस्य भाव साहित्यम, अगर यह भाव अगर उसमें है तो वह रचना साहित्य है। साहित्य किसी एक का कल्याण नहीं करता है, संपूर्ण समाज का कल्याण करता है, और यही भावना क्या है, साहित्य है। तो इस तरह से आपने साहित्य का क्या किया, स्पष्टीकरण किया कि साहित्य क्या है, साहित्य की आपने परिभाषा दे डाली। सामान्य रूप में आप यह भी लिख सकते हैं स प्लस हित, सहित का भाव है संपूर्ण रूप से, हित का मतलब कल्याण, यानी संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाले को साहित्य कहते हैं। जिन ग्रंथों में संपूर्ण रूप से, या जो ग्रंथ या जो पुस्तकें हमें संपूर्ण रूप से कल्याण करने के लिए प्रेरित करे, वह क्या है, साहित्य है।
आगे आप लिख सकते हैं कि कल्याण कितने प्रकार का हो सकता है, कल्याण क्या है। आगे इसमें आप यह भी बता सकते हैं संस्कृति को आप कैसे जोड़ेंगे। अगर साहित्य की परिभाषा मिल गया तो आप समाज को कैसे जोड़ेंगे। तो समाज दोस्तों वह है जहां हम रहकर अपनी सभी क्रियाएं करते हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित क्रिया संबंध सबके बीच होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप जोड़ सकते हैं कि सबका हित कहाँ है, समाज में होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः साहित्यकार भी सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी होता है। और यही कारण है कि उसके सारे क्रियाकलाप सुख दुख साहित्यकार के समाज के सुख दुख बन जाते हैं जब वह अपनी लेखनी उठाता है। साहित्य के अंतर्विरोध समाज के अंतर्विरोध साहित्य के अंतर्विरोध बन जाते हैं, और इस तरह से वह अंतर्विरोध एक समस्या का समाधान भी देता है। वह व्यक्ति को झंकृत करता है समस्या के समाधान के लिए, निराकरण के लिए। संस्कृति को आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत सुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, और साहित्य का भी क्या है, सबका कल्याण करना। आप सबका कल्याण कब करेंगे, जब आप पूरी दुनिया को एक परिवार समझेंगे। अब आपके अंदर यह भाव हो जाए मेरा है वो अपना है, तो आप सबका कल्याण नहीं करेंगे, तो फिर ये साहित्य नहीं रहा। तो संस्कृति से आप जोड़ सकते हैं कि हमारी संस्कृति भी क्या रही है, अयम निज परवेति गणना लघु चेत साम, यानी यह हमारा है, यह दूसरों का है, यह छोटे चित्त वाले काम करते हैं। उदार चित्तांतु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चित्त वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। तो दोस्तों यहाँ साहित्य क्या है, सबके कल्याण से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति भी पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानती है, और इस तरह से साहित्य और संस्कृति के बीच और तथा समाज के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। तो दोस्तों अपनी भूमिका में तीनों की परिभाषा देते हुए, तीनों के बारे में बात करते हुए भूमिका में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रल अप्रोच यहाँ अपना सकते हैं, और इस तरह से यह आपकी भूमिका होगी। अगला भूमिका लिखने का तरीका क्या हो सकता है, प्रश्न पर आधारित भूमिका लिख सकते हैं। प्रश्न पर आधारित, आप सोचेंगे कि इसमें प्रश्न पर आधारित भूमिका कैसे होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पर आधारित भूमिका भी वह है, और प्रश्न यह कर सकते हैं यदि साहित्य नहीं होता तो क्या होता, और यहां से आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अब यह पढ़ने वाला जो आपका जो परीक्षक होगा, यदि साहित्य न होता तो क्या होता, अब उसके मन में कौतूहल पैदा हो जाएगा कि आगे आप क्या बताने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, कि साहित्य न होता तो क्या होता। अब आगे अब कोई भी पढ़ेगा तो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आधारित भूमिका की भी शुरुआत कर सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि अगर साहित्य नहीं होता तो वही बात है, आगे आप वो बात लिख सकते थे, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है, यानी समाज की चेतना सोई रहती। हमारी जो संस्कृति संरक्षित है हमारे साहित्य में, वह नहीं होता। हम सिर्फ मनुष्य होते, हमारे अंदर संवेदना नहीं होती। और फिर इन सब का उत्तर देते हुए, और फिर आप भूमिका लिखने के बाद आप मुख्य भाग पर पहुंचते। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न रूप में भी हम भूमिका का प्रारंभ कर सकते हैं, भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। प्रश्न कई तरह से हो सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि प्रश्न हम पूछ कैसे रहे, प्रश्न हैं कैसे। आपके प्रश्न पर ही निर्भर करता है कि वो आपको कैसे लेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या वहीं छोड़ देगा। तो आपके जो प्रश्न हो वह बिल्कुल विचारोत्तेजक प्रश्न होने चाहिए, किसी के विचारों को झंकृत करने वाले वो प्रश्न होने चाहिए। जैसे साहित्य न होता तो क्या होता, साहित्य और समाज और संस्कृति के बीच क्या संबंध है, यह भी प्रश्न है। तो दोस्तों यह डायलॉग जो है प्रश्नवाचक निबंध लिखने के, यह एक तरीका है, खास तरीका है। दोस्तों इस पर हम मुख्य भाग में व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य पर मुख्य भाग में हम व्यापक रूप से इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न कैसे यूज करते हैं निबंध में, प्रश्नों की भूमिका क्या है, इसकी चर्चा हम मुख्य भाग में करेंगे। तो दोस्तों प्रश्नवाचक शब्दों से भी हम भूमिका का प्रारंभ कर सकते हैं, भूमिका लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, और हमारी भूमिका प्रभावी हो सकती है, कौतूहलपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण हो सकती है। आगे हम बात करें तो दोस्तों अगला है कि विचारों को उद्वेलित करती हुई भूमिका, आप किसी के विचारों को जागृत कर दें, झंकृत कर दें, ऐसी भूमिका हो सकती है। अब यह भूमिका
कैसे लिखेंगे तो आपके समझ में ये चीज आ रहा होगा कि विचारों का उद्वेलन हम कैसे करें। हमें तो साहित्य में लिखना है, समाज संस्कृति को जोड़ना है, तो हम विचारों का उद्वेलन कैसे भूमिका द्वारा करें। तो दोस्तों आप इसके लिए सुना सकते हैं या लिख सकते हैं कि गांधी यदि हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुने होते, कहानी नहीं देखे होते, तो आज सत्य और अहिंसा का प्रयोग हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं हुआ होता। और सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है, ध्यान दीजिएगा, यह घटना आपको पता होनी चाहिए कि गांधी ने सबसे पहले सत्य हरिश्चंद्र देखा और वही देखने के बाद में उन्होंने प्रण लिया कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, चाहे मैं जो कुछ करूं मैं वो कह दूंगा, सत्य बोलूंगा, मैं अहिंसक बनूंगा। तो दोस्तों एक कहानी एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रूप में था, गांधी में इतना बड़ा परिवर्तन लाया। और गांधी ने आज जानते हैं सत्य अहिंसा की बात हो रही है, विश्व परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा है, तृतीय विश्व युद्ध होने की चर्चा गर्म है विश्व में। आप जानते हैं कि रूस ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, अगर सत्य अहिंसा की बात की जाती तो आज ये दशा नहीं आती। गांधी आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो हमें इतना नहीं जाना है, हमें तो भूमिका लिखनी है ना। तो हम भूमिका की शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम बात यहाँ कर सकते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि वह सत्य और अहिंसा का प्रण ले लेते हैं। और यह प्रण हमारी आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बनता है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। सत्य हरिश्चंद्र हमारे साहित्यिक पात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, साहित्य से आप जोड़ने जाएंगे, सत्य हरिश्चंद्र हमारे साहित्यिक पात्र हैं। और इस तरह से साहित्य प्रत्यक्ष समाज में परिवर्तन न लाकर समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन लाता है, और इस तरह से वह समाज में परिवर्तनकारी कदम उठाता है और समाज में परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, अब पढ़ने वाले के अंदर दोस्तों उसके विचारों का उद्वेलन हो रहा है। वह देखने वाला पढ़ने वाला सीधी सी बात करेगा, अरे यार क्या दृष्टिकोण इसने अपनाया है, साहित्य पर तो ऐसा निबंध सोचा ही नहीं जा सकता था। लेकिन आपने क्या किया कि एक साहित्यिक पात्र को उठाया, एक व्यक्ति से आपने कनेक्ट किया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आपने जोड़ दिया, वर्तमान की प्रासंगिकता को भी दिखा दिया कि सत्य अहिंसा की जरूरत है समाज को। और इस तरह साहित्य को समाज की जरूरत है, समाज को साहित्य की जरूरत है। आपने क्या किया, सबको रिलेट कर दिया। और इस तरह से दोस्तों भूमिका की आप शुरुआत कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर ऐसी भूमिका आप लिख रहे हैं तो कोई भी परीक्षक क्यों ना हो, वह नंबर आपको खुले मन से देगा, उन्मुक्त तो होकर देगा। जानते हैं क्यों दोस्तों, जब कोई भी जो आजकल प्रचलन में है कि निबंध यहां से शुरू कर दो, ऐसे शुरू कर दो, वैसे शुरू कर दो, लिख दो निबंध, क्या है निबंध ही तो लिखना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मेंस का एग्जाम के लिए आप तो देने गए नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे बच्चे वहां मेंस का एग्जाम देने गए हैं और सबके सब निबंध लिखेंगे। 3 विषय में 1 पर निबंध लिखना है। सिलेबस आप देख रहे हैं, खंड क में 3 विषय दिए हैं, उसमें 1 पर लिखना है। तो दोस्तों अधिक संभावना है कि 33 कम से कम 33% लोग एक विषय पर निबंध लिखेंगे। हो सकता है कि वह संख्या 50, अगर विषय आसान है तो वह संख्या 50% से अधिक हो जाए, यानी लगभग आधे बच्चे जिस पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस पर निबंध लिखेंगे। और एक परीक्षक को दिन भर में सोचिए कितनी कापियां जांचनी होती हैं, और एक ही तरह का निबंध लिखा गया है तो पहले निबंध पर तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, बाद के निबंध पर क्या होगा, जनरल मार्किंग वह कर देगा, क्योंकि वह पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ते पढ़ते उब गया है एक ही चीज। आप ही को दे दिया जाए एक किताब की यही पढ़िए 4 बार, एक ही पन्ना, आप क्या करेंगे, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, उब जाएंगे। आप कब पढ़ेंगे, जब उसमें कुछ नयापन आपको दिखेगा, आप कुछ हट कर दिखेंगे। तो दोस्तों जो हट कर लिखते हैं लकीर से, वही अच्छा नंबर निबंध में लाते हैं। तो दोस्तों मैं जितने तरीके बता रहा हूं भूमिका लिखने के, सब पर आपको काम करना है कि कौन सी बेहतर है, किस पर हम लिखें कि हम अधिक मार्क पा सकते हैं, अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था विचारों को उद्वेलित करती भूमिका, और यह सत्य हरिश्चंद्र से गांधी को जोड़ करके फिर समाज, स्वतंत्रता संग्राम, वर्तमान परिवेश को आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने साहित्य, संस्कृति और समाज को जोड़कर आप निबंध लिख सकते हैं।
अगला है निजी अनुभव से भूमिका का प्रारंभ आप कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई अगर आपका निजी अनुभव है, नहीं भी है, अगर आपका तीव्र माइंड है तो कोई अपना अनुभव से शुरू कर दीजिए भूमिका लिखना। अब आप सोच रहे हैं कि अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। जी हाँ, निबंध इसीलिए तो है कि आप अब अपनी बात कहें। सारे प्रश्न पत्रों में तो रटा रटाए एक फॉर्मेट में आप आंसर देते हैं, यहां अपनी बात कह सकते हैं। अपनी भूमिका की शुरुआत साहित्य में यहां भी कह सकते हैं कि मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के पास, मैंने फुटपाथ पर पड़ा हुआ किताब पाया, मेरे पास खाली समय था, मैंने किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर आप उस पढ़ना शुरू कर दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने किताब कहां से खरीदा, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी उसी किताब की या अपने मन में किसी आए घटना का जिक्र कर दीजिए, क्योंकि या अपने में हुए परिवर्तन का जिक्र कर दीजिए। वह किताब पढ़ने के बाद मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई, मैं यह सोचने पर विवश हो गया, इतनी अच्छी किताबें क्या फुटपाथ पर बिक सकती हैं? इतनी अच्छी किताबें फुटपाथ पर आखिर क्यों हैं? इसे तो समाज के बीच होना चाहिए, हर हाथ में इस किताब को होनी चाहिए। और फिर साहित्य को कनेक्ट कीजिए कि साहित्य हर हाथ की, हर व्यक्ति का विषय है। तो दोस्तों, आप इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? तो अपना, अगर आप लोगों का अपना कोई निजी अनुभव हो तो आप भूमिका का शुरुआत कर सकते हैं, भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं। या आपके माइंड अगर तीव्रता से जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं कार्य कर रहा है, तो उस तीव्रता से आप भूमिका स्वयं बना सकते हैं। भले आपने अनुभव नहीं किया है, लेकिन मानसिक रूप से उस तीव्रता का अनुभव करके आप निबंध की भूमिका लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यह है निजी या किसी के अनुभव को लेकर के भूमिका की शुरुआत करना। अगला है किसी नकारात्मक धारा के खंडन की करते हुए भूमिका का प्रारंभ। तो दोस्तों, अगर कोई भी नकारात्मक बात अगर किसी विषय में कही जा रही है समाज में, ध्यान दीजिए, और उसी विषय पर अगर निबंध लिखने के लिए आया हुआ है, तो किसी बात, उस नकारात्मक जो अक्सर लोगों को कहते हुए जो मिल जाता है, उस बात को उठाइए जो नकारात्मक बात हो और उसका खंडन करिए और वहां से अपनी भूमिका का प्रारंभ कर दीजिए। तो आप सोचेंगे कि साहित्य में ऐसी नकारात्मक बात कौन सी है, समाज और संस्कृति में इतनी नकारात्मक बात कौन सी है जहां से हम उठाएंगे और निबंध लिख लेंगे? तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये उदाहरण यह है कि आप यह शुरुआत कर सकते हैं कि बहुत लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि क्या कविता कहानी पढ़ रहे हो, अपना सिलेबस पढ़ो, वह तुम्हारे काम का है। यह क्वेश्चन करते ही आप तुरंत इसका खंडन करेंगे, लेकिन क्या अब आप यानी क्या कविता कहानी पढ़ रहे हो, अब इस बात का खंडन करिए कि कविता कहानी हमें संवेदनशील बनाते हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि कविता कहानी मनुष्य को संवेदनशील बनाते हैं। अगर कविता कहानी नहीं होते तो संवेदनाएं कहीं खत्म हो गई होती, मर गई होती। तो इस तरह से दोस्तों, आप यह भी लिख सकते हैं कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण है। दर्पण है तो दीपक भी है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग यह कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण में सिर्फ हम देख पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिए, दर्पण में दिखाता नहीं है, लेकिन दीपक क्या करता है? अंधेरे में हमें दिखाता है। दर्पण में हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश हो। अगर आपके चेहरे पर प्रकाश है तो आप दर्पण में देख सकते हैं कि आपका चेहरा कैसा है, लेकिन अगर अंधकार हो तो दर्पण काम नहीं आता है दोस्तों। लेकिन आप जब दुख की घड़ी में रहते हैं, व्याकुल होते हैं, तो साहित्य की शरण में जाते हैं। याद कीजिए अपने उन बचपन के दिनों को या उन समय को जब आपके दिल पर ठेस लगी थी और आप गम के गाने गाने लगे थे। आपने कहां तलाश किया? आपने गम के गाने में अपने आप को खोजा, वहां आपको सुकून मिलता था उसे गुनगुनाते हुए। तो दोस्तों, साहित्य क्या है? आपके तकलीफ के दिनों में भी जब आप अंधकार में डूबे होते हैं, वहां भी वह प्रकाश दिखाता है। तो ध्यान दीजिए, साहित्य केवल अगर आप दर्पण लिखते हैं तो यह एकांगी दृष्टिकोण है। साहित्य दर्पण है तो साहित्य दीपक भी है। और इस तरह से दोस्तों, इस बात को ही आप लेकर के निबंध शुरू कर सकते हैं कि साहित्य को लोग दर्पण कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि साहित्य दर्पण ही नहीं बल्कि दीपक भी है। क्योंकि दर्पण सिर्फ हमें प्रकाश में ही हमारा चेहरा दिखाता है, लेकिन दीपक हमें अंधकार में भी हमें देखने की प्रेरणा देता है। और साहित्य में हम जब अंधकार में हमारा व्यक्ति, समाज, परिवार,
राष्ट्र, विश्व जब घिर जाता है तो वह अपनी दिशा तलाश करने साहित्य में जाता है। उस तरह से साहित्य दर्पण का कार्य, दीपक का कार्य करता है। तो दोस्तों, यह किसी नकारात्मक वाक्य का खंडन करते हुए आप अपनी बात को कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहित्य पर समय वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ पढ़ो, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। लेकिन दोस्तों, आपके चरित्र में जो, व्यक्तित्व में जो विविधता आती है वह साहित्य से आती है। आपके अंदर जो संवेदना का जन्म होता है वो साहित्य से होता है। आप मनुष्य बनते हैं वह साहित्य से बनते हैं। क्या कारण है कि एक गरीब भी अगर जाता है ऑफिस में, अगर कोई अपने कार्य को लेकर, वहां घूसखोरी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, क्योंकि वह इतना सिलेबस पढ़कर गया है कि साहित्य से उसका वास्ता ही नहीं है। वह साहित्य से दूर है, वो क्या देख सकता है उसकी पीड़ा को। तो दोस्तों, साहित्य जरूरी है समाज के लिए। तो किसी नकारात्मक बात का खंडन करते हुए भी आप अपनी भूमिका का प्रारंभ कर सकते हैं। फिर अपने संस्कृति को जोड़ सकते हैं, फिर समाज को भी इसमें जोड़ सकते हैं, इस नकारात्मक भूमिका का खंडन करते हुए। तो इस तरह से दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम एक ही विषय पर कितने तरह से भूमिका, हम कितनी तरीके से भूमिका लिख सकते हैं, और फिर हम भूमिका का विस्तार कैसे कर सकते हैं, और कौन सा आपके लिए प्रभावी होगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस विषय में सहज हो, जिस तरीके से निबंध की भूमिका लिखने में आप सहज हो, उस शैली को आप अपनाइएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा वह स्वाभाविक शैली हो। ऐसा न हो कि आप लिखते समय इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए कि अगर विषय दिया गया है तो इसकी भूमिका हम कैसे लिखें, अच्छे तरीके से हम कैसे, और अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यह भूमिका रही। भूमिका लिखने के तमाम सारे साधन रहे, तमाम तरीके रहे। हमने सबका उदाहरण देकर बताया कि भूमिका हम कैसे लिख सकते हैं। आगे आता है मुख्य भाग, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होता है। अब मुख्य भाग में जब यहाँ भूमिका जो आपने लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, भूमिका आपने जिस शैली में लिखा है उसी शैली का विस्तार मुख्य भाग में करना है। यह नहीं कि भूमिका आपने किसी अन्य शैली में लिखा है और विस्तार आप किसी अन्य शैली में कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी का विस्तार मुख्य भाग में करना है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था भूमिका निबंध की जमीन है, और इसी जमीन पर मुख्य भाग रूपी फसल लहलहाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मुख्य भाग फसल उसी तरह की होगी जिस तरह की भूमिका होगी, जिस तरह की जमीन होगी। अब जमीन हो पता, अब जमीन कुछ और मांग रही हो कि यहाँ तो चाय उगाया जाएगा, वहां आप जाकर धान उगाइए, तो दोस्तों नहीं उग पाएगा, आपका परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसी जमीन आपने तैयार की है, वैसी मुख्य भाग को आप लिखना शुरू कीजिए और उसके लिए व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दीजिए। यहां तर्क और प्रतितर्क आप कीजिए, इसके लिए कोई विशेष शैली नहीं है, यह आपके ऊपर निर्भर है छोटे छोटे वाक्य में। और मैंने बताया था कि इसके लिए एक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं भी आप फंस गए, अगर आपके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो एक शैली का प्रयोग कीजिए, 5W+H थ्योरी का प्रयोग कीजिए मुख्य भाग के लिए। और यह थ्योरी जो है वह आपके काम आएगी। जहां भी आप फंसे, इस शैली का प्रयोग कीजिए और यह शैली आपको दिशा दिखा देगी। 1000 नहीं, 2000 शब्द भी लिखना हो तो आप आसानी से लिख जाएंगे इस शैली में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 5W+H क्या है। तो दोस्तों, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। दोस्तों, पहला W क्या है? व्हाट, क्या। दूसरा W है व्हाई, क्यों। तीसरा W है वेयर, व्हेन। चौथा W है हु। अगला है वेयर, कहां। और H है हाउ, कैसे। दोस्तों, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द हैं और इनके द्वारा आप सबका उत्तर खोज सकते हैं। अगर साहित्य का विस्तार करना है तो आप अब यह स्वयं निर्णय कीजिए कि साहित्य क्या है। तो यह तो आप अगर भूमिका में लिख चुके हैं साहित्य क्या है, तो फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है मुख्य भाग में। अगर भूमिका में आपने शुरुआत किया है किसी घटना, कहानी या जिज्ञासा से, तो फिर साहित्य का इसमें आपने क्या है क्या आपने वर्णन नहीं किया है, तो मुख्य भाग में आइए और साहित्य क्या है का जवाब दीजिए। साहित्य क्यों है, यानी साहित्य क्यों है, साहित्य की जरूरत समाज को क्यों है, साहित्य किस लिए है, इन सब का उत्तर आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साहित्य की जरूरत क्यों है। ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन मार्क क्यों बता रहे हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी जो मानसिक क्रियाशीलता है वो सक्रिय हो उठती है उसका उत्तर देने के लिए, उत्तर ढूंढने के लिए।
जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न बताओ, तो आप दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। शीर्षक अगर दिया जाए तो उत्तर खोजना कठिन है, लेकिन प्रश्न पूछा जाए, अगर शीर्षक दे दिया जाए और कहा जाए गाय पर निबंध लिखो, तो थोड़ा कठिन है। अब एक प्रश्न करिए कि गाय कैसी दिखती है, तो अब आप लिख देंगे कि गाय ऐसी दिखती है, 4 पैर होते हैं, सिंग होता है, पूंछ होता है, गाय सफेद होती है, इस कलर उस कलर आप कर सकते हैं। गाय क्या करती है, क्या क्या आंसर, तो आप लिख सकते हैं गाय दूध देती है, गाय बछड़े को जन्म देती है, गाय क्या खाती है। तो अब आप गाय को लेकर अब प्रश्नवाचक गाय कहां रहती है, कहां का भी आंसर है, गाय क्यों हम पालते हैं। तो अब इसमें दोस्तों ध्यान दीजिए, सबका आंसर देना आपके लिए आसान हो गया कि नहीं। गाय पर ही हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, सबका आंसर आप सहजता से देते चले जा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहां प्रश्नवाचक वाक्य लगे हुए हैं। आपका माइंड तेजी से कार्य कर रहा है, क्रियाशीलता आपके माइंड की बढ़ गई है, वह उत्तर ढूंढना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों मुख्य भाग में अगर आपको लग रहा है कि कहीं आप फंस रहे हैं, आपके पास अब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं या आपके पास अब सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों 5W+H का सहारा लीजिए। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हूं, और H का मतलब हाउ, कैसे। और इस तरह क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, इन सब का उत्तर आप ढूंढिए, सब निबंध आप लिख लेंगे। समाज कहां है, तो समाज हर जगह है। समाज कैसा है, तो दोस्तों एक चीज समाज कैसा है तो कैसा होना चाहिए, ये भी उत्तर है। तो दोस्तों एक ही विषय पर कई परिप्रेक्ष्य में सोचिए, कई दृष्टिकोण से सोचिए, आपको उत्तर स्वतः मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों मुख्य भाग में आप जहां कहीं भी फंसेंगे, जहां कहीं भी आपको लगेगा कि मुझे अब शब्द नहीं मिल रहे हैं, मुझे अब सामग्री अब लिखने के लिए नहीं मिल रही है, वहां इसका सहारा लीजिएगा, एक एक करके उत्तर ढूंढिएगा और बहुत गंभीरता से उत्तर ढूंढिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा और फिर आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सहारा मुख्य भाग में लीजिएगा। आगे आता है निष्कर्ष, अंतिम है निष्कर्ष। तो दोस्तों हम निष्कर्ष कैसे लिखें। मुख्य भाग में पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि मुख्य भाग में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया है, सबका मैंने विश्लेषण किया है, इसीलिए यहां इसकी विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, पिछला लेक्चर आप देख लें। दोस्तों अब हम आते हैं निष्कर्ष पर कि निष्कर्ष हम कैसे लिखें और किन तरीकों से लिखें। तो निष्कर्ष के बारे में भी मैंने बताया था कि निष्कर्ष लिखने के भी कई तरीके हैं। तो दोस्तों भूमिका के तरीके पता चला, तो निष्कर्ष के तरीके के बारे में भी हम बात कर लें। तो निष्कर्ष लिखने का जो पहला तरीका है, आप जानते हैं कि अंत भला तो सब भला। निष्कर्ष पढ़ने के बाद तुरंत वह नंबर देता है। परीक्षक बताइए भूमिका पढ़कर नंबर देता है? नहीं। मुख्य भाग पढ़कर परीक्षक नंबर देता है? आपका उत्तर होगा नहीं। परीक्षक नंबर कब देता है? निष्कर्ष पढ़ने के तत्काल बाद। तो आपका अगर निष्कर्ष अगर सही नहीं है तो नंबर सही नहीं मिलेगा। इसलिए अंत भला तो सब भला। यही कारण है कि निष्कर्ष पर भी हमें भूमिका सही नहीं है तो वह निष्कर्ष तक पहुंचेगा नहीं, वैसे ही पढ़ करके मार्किंग कर देगा। अगर भूमिका सही है, निष्कर्ष में थोड़ा अंतर आ गया, तभी नंबर में कुछ कटौती हो जाएगी। तो यही कारण है कि भूमिका और निष्कर्ष सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और यही कारण है कि इन दोनों के लिखने के हम कई तरीके आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष लिखने के भी कई तरीके हैं, तो हम एक एक करके इनके तरीकों की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो पहला है समाधान या संभावना पर आधारित निष्कर्ष। यह आपके समस्या समाधान को दिखाता है। तो अगर आप साहित्य, संस्कृति और समाज अगर आपका निबंध है, इससे कोई भी इसको सर्च करता हुआ कोई भी आपको विषय मिला हुआ है, तो समस्या या संभावना पर आधारित आप निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों वह वाक्य याद कीजिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह क्या है? समाधान है, किसी समस्या का समाधान है, और संभावना भी है कि साहित्य में उचित उपदेश का मर्म छुपा होना चाहिए। केवल मनोरंजन करना साहित्यकार का कर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों निष्कर्ष का अंत हम कर सकते हैं इस बात पर कि समस्या या संभावना पर आधारित निष्कर्ष लिखकर लिख सकते हैं कि साहित्य जो है, उस वाक्य को याद कीजिए, केवल लोग
मंगल ही नहीं बल्कि लोकरंजन भी साहित्य करता है, या लोकरंजन ही नहीं लोक मंगल भी साहित्य करता है। और तभी तो मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगर साहित्य केवल किसी एक पर अगर अपना फोकस करता है तो वह एकांगी हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों हम समाधान या संभावना पर आधारित निष्कर्ष दे सकते हैं। अगली बात करें कि अगला तरीका हमारा क्या हो सकता है निष्कर्ष लिखने का, तो चेतावनी या संभावित खतरों से आगाह करता हुआ हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम निष्कर्ष या लिख सकते हैं संभावित चेतावनी या संभावित खतरों से आगाह करता हुआ निष्कर्ष। इसमें हम लिख सकते हैं साहित्य समाज और संस्कृति ही है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि वर्तमान में साहित्य का क्षरण हो रहा है, समाज साहित्य से कट रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समाज साहित्य, कितने लोग साहित्य पढ़ रहे हैं? बहुत कम लोग। तो समाज साहित्य से कट रहा है, साहित्य समाज से कट रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आइंस्टीन ने कहा था कि विज्ञान, वर्तमान समय क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समय है, सूचना और संचार का समय है। आइंस्टीन ने कहा था विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें मछलियों की तरह जल में तैरना सिखा दिया है विज्ञान ने, हमें पक्षियों की तरह आकाश में द्रुत गति से उड़ना सिखा दिया है विज्ञान ने, हमें अश्व की भांति धरती पर दौड़ना सिखा दिया है विज्ञान ने। लेकिन वह सदैव यह बताने में असफल रहा है कि पृथ्वी पर सुख और शांति से कैसी रही जाए। तो दोस्तों यह सुख और शांति कहां हमें मिलेगी? साहित्य में हमें मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से वर्तमान समय को हम साहित्य से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से चेतावनी या संभावित खतरों से आगाह करता हुआ निष्कर्ष दे सकते हैं। हम यह दे सकते हैं जब संस्कृति और समाज का इतना क्षरण हो रहा है, इतना पतन हो रहा है, तो हमें ये दिशा देने का काम साहित्य करता है। अगर हम आज भी अगर साहित्य को अगर नहीं सहेजे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे समाज का पतन हो जाएगा। कहा भी गया है कि अगर किसी भी देश को अगर पतित करना हो तो वहां के इतिहास को मिटा दो। और कहा जाए तो इतिहास कहाँ है? वहां की संस्कृति को मिटा दो, क्योंकि संस्कृति ही पहचान है। और ये सब कहाँ है? साहित्य में है। तो दोस्तों इस तरह से निष्कर्ष हम यह लिख सकते हैं कि संभावित खतरों से आगाह करता हुआ हमारा निष्कर्ष हो। अतः हमें साहित्य को बचाने की, सहेजने की जरूरत है। एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको मछली को बचाना है, एक प्रश्न आपको दे दिया जाए कि आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपसे यह कहा जाए कि आपको मछली को बचाना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अब आप बहुत सारे उत्तर ढूंढ रहे हैं कि मछली को बचाने के लिए हम खाना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि मछली को बचाने के लिए हमें पानी को बचाना जरूरी है। तो दोस्तों साहित्य और संस्कृति को बचाना है तो हमें समाज और संस्कृति को हमें बचाना है तो साहित्य को बचाना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि मछली तभी बचेगी जब पानी बचेगा। पानी खत्म तो आप भोजन की व्यवस्था मछली की करते रहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करते रहिए, मछली मर जाएगी। तो दोस्तों छमाज और संस्कृति को बचाना है तो साहित्य को हमें बचाना होगा। अगर साहित्य बचा होगा तो समाज और संस्कृति भी बची रहेंगी, अछूते रहेंगी। क्योंकि गंदे से गंदा समाज भी एक समय अब अपने बिल्कुल अवतलन में जाने के बाद वो अपना सहारा साहित्य में ढूंढता है और फिर वहां से वह उत्थान कर जाता है। लेकिन अगर उसे साहित्य का अवलंबन नहीं मिलेगा तो वह पतित होता चला जाएगा और खत्म हो जाएगा वह समाज। तो इस तरह से दोस्तों साहित्य, समाज और संस्कृति को हम रिलेट कर सकते हैं और चेतावनी या संभावित खतरों से आगाह करता हुआ हम अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। अगला तरीका है कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। यह भर्तृहरि का श्लोक है। वे कहते हैं कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन समाज साक्षात या मनुष्य साक्षात पशु है, पुच्छ और सिंह के बिना। ध्यान दीजिए, साहित्य, कला और संगीत के बिना कोई भी समाज या व्यक्ति वैसे ही है जैसे पुच्छ और सिंह के बिना कोई पशु हो। अब बताइए, पशु की शोभा किससे होती है? सिंह और पुच्छ ही ना हो तो फिर उस पशु की शोभा नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों सिंह और पशु से विहीन, मनुष्य के पास ना सिंह है ना
पूछ है, स्पष्ट है। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर या जिस समाज में या जिस व्यक्ति के पास साहित्य, कला और संगीत से जो विहीन है वह पशु के समान है, क्योंकि उसके पास, उस व्यक्ति के पास न सिंह है न पूंछ है। तो बिना सिंह और पूंछ का वह व्यक्ति है, यानी वह पशु के समान है। साहित्य क्या है? शोभा है, साहित्य चेतना है। तो इस तरह से कर्ता या फिर प्रसिद्ध कथन पर आधारित हम निष्कर्ष दे सकते हैं कि किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राष्ट्र को अगर हमें बचाना हो, संस्कृति को बचाना हो, तो दोस्तों साहित्य, संगीत और कला को हमें बचाना ही होगा, क्योंकि उसके बिना समाज सिंह और पूंछ के बिना दिखाई देता है। आगे हम बात करें तो अगला हमारा तरीका ये हो सकता है कि संपूर्ण निष्कर्ष को सार रूप में हम लिखकर हम निष्कर्ष पूरा कर दें। सामान्यतः लोग यही कार्य करते भी हैं, लेकिन यह तरीका गलत है दोस्तों। यह मैं इसकी चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि अधिकांश लोगों को देखेंगे तो पूरे निबंध का सार होता है निष्कर्ष में। दोस्तों अगर सार हो गया तो फिर मतलब क्या है? तो दोस्तों सार जो होता है वो उपसंहार का पूर्व होता है, यानी निष्कर्ष का वह पूर्व उत्तरवर्ती होता है, यानी पहले आता है, पूर्ववर्ती होता है। निष्कर्ष का पूर्ववर्ती होता है सार। सबसे पहले जब हमें संहार करना होता है तो पूर्व उपसंहार या उपसंहार जब या उससे आने वाले जब उपसंहार जब हम करते हैं तो दोस्तों वहां पर हम सार लिखते हैं, यानी निष्कर्ष से पहले का जो स्टेज होता है वह सार का होता है। यानी संपूर्ण निबंध का हम सार लिखते हैं एक पैरा में, और वह निष्कर्ष से पहले का पैरा होता है। और उस सार में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, यह ध्यान दीजिए। सारांश होना चाहिए, और सारांश व सार इस तरह से होना चाहिए कि समस्या समाधान परक हो। सार जो हो समाधान परक हो, उसमें जो दृष्टिकोण हो वो तर्कयुक्त और सकारात्मक हो। निष्कर्ष से पूर्व जो आप दृष्टिकोण देने जा रहे हैं और निष्कर्ष में जो दृष्टिकोण देने जा रहे हैं वो तर्कपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। उत्कर्ष, निष्कर्ष में उत्कर्ष आता है, और उत्कर्ष में दोस्तों अब यह आप कह सकते हैं कि अब समय आ गया है कि यदि हमने साहित्य को नहीं बचाया, अपनी संस्कृति की अगर हमने सुरक्षा नहीं की, अपने समाज को नहीं बचाया, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी पहचान मिट जाएगी। अतः जरूरत है हमें साहित्य, समाज और संस्कृति को बचा लेने की। और इस तरह से जब आप कहते हैं कि एक तरह आपने संभावित खतरों को आगाह कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि जरूरत है हमें इनको बचा लेने की, तो आप क्या कह रहे हैं? एक ऐसे उत्कर्ष पर पहुंच रहे हैं जो सकारात्मक है। तो इस तरह से दोस्तों आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं संपूर्ण सार के रूप में, और इसे दो पैरे में लिखेंगे। एक पहले पैरे में आप संपूर्ण निबंध का सार लिखेंगे, और दूसरा जो आपका पैरा होगा वह तर्कयुक्त आपके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा, और फिर दूसरे पैरे का लास्ट जो चरण होगा वह उत्कर्ष को प्रकट करेगा। और इस तरह से सारांश रूप में दो पैरे आपको तब लिखने होंगे। अगर सारांश रूप में निष्कर्ष लिख रहे हैं तब, या सार रूप में आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तब। अक्सर लोग सार लिखकर छोड़ देते हैं, आगे अपना दृष्टिकोण और निबंध का उत्कर्ष नहीं दिखाते हैं, जो कि गलत है, कम नंबर मिल जाता है। और इस तरह से दोस्तों यह जो आपका नजरिया है ये आपकी विचारशीलता को दर्शाता है, आपके एक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगला तरीका है भूमिका से जुड़ता हुआ आप निष्कर्ष लिख दें। आपने भूमिका की जहां से शुरुआत की है वहीं पर आप पहुंच करके अपने निष्कर्ष का अंत करें, उसे जोड़ करके अपने निष्कर्ष का अंत करें। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हम उसे जोड़ेंगे कैसे, उसे कनेक्ट कैसे करेंगे निष्कर्ष को भूमिका से। तो दोस्तों जो मैंने कहानी आपको वह दिखाई थी, याद कीजिए, यत् क्रंच मिथुनादेक मौधे काम मोहितम। तो दोस्तों वाल्मीकि की, उससे निष्कर्ष को हम कैसे जोड़ेंगे? तो आप निष्कर्ष को जोड़ सकते हैं उससे कि अगर हमें समाज के सृजनात्मक शक्तियों को बचाना है तो हमें साहित्य को बचाना ही होगा। समाज के सृजनात्मक शक्तियों को प्रेरित करना है तो हमें साहित्य की शरण में जाना ही होगा। हरिश्चंद्र वाली घटना का भी जिक्र इस तरह साहित्य निष्कर्ष पर लाकर आप निष्कर्ष को लाकर आप भूमिका से जोड़ सकते हैं। तो यह आपके अनवरत अगर आप लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो यह आपके लिए कठिन कार्य नहीं होगा। आप निष्कर्ष से भूमिका को और भूमिका से निष्कर्ष को जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इस तरह से दोस्तों निष्कर्ष लिखने के भी आपने कई तरीके देखे। एक ही विषय पर मैंने एक ही विषय का इसलिए चयन किया ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो कि एक ही विषय है तो हम विविध तरीके से कैसे सोचें। एक ही विषय तो हमने लिया है ना, और यह इसलिए भी लिया है कि मैंने साहित्य से समाज को भी जोड़ा, संस्कृति को और सभ्यता को भी जोड़ा, और सब पर मैंने विभिन्न तरीके आपके सामने रख दिए ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कोताही ना हो, आप सहजता महसूस करें। इसीलिए पिछले क्लास में मैंने संपूर्ण रूप से आपको दृष्टिकोण दे दिया था ताकि आप जब हम बताने जाएं कि हम भूमिका के तरीके किन किन तरीकों से लिखेंगे, निष्कर्ष किन तरीकों से लिखेंगे, तो आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों एक बार पुनः पिछली क्लास देख लीजिएगा, तीसरा लेक्चर, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण दृष्टिकोण। उसके बाद आप बैठ करके अभ्यास कीजिए इस निबंध पर और कोशिश कीजिए कि आसपास आपका कोई हो तो उसे निबंध का मूल्यांकन करा लें। आप विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक आप करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूं, अगर इतना होने के बाद भी अगर आप लिख नहीं रहे हैं निबंध, शांति से बैठे हैं, चलो मैंने सुन तो लिया, लिख लेंगे, वहीं जाकर 30 मार्क खां बन जाएंगे, वहीं बाजी मार लेंगे, तो ध्यान दीजिए सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। अगर आप ये बात भी अगर आपके अंदर तड़प नहीं उठ रही है निबंध लिखने की, आप सब कुछ मेरी बातों को सहन कर गए हैं, उसे उभार नहीं रहे हैं, तो दोस्तों यह सबसे खतरनाक है और आपके परीक्षा की दृष्टि से खतरनाक होगा, आपके सपनों के लिए खतरनाक होगा, आपके माँ बाप की उम्मीदों के लिए खतरनाक होगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बैठकर निबंध लिखेंगे और अच्छे से आप निबंध लिखेंगे। दोस्तों एक चीज मैं अब जाते जाते आपको बता दूं कि आपने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, सुना है ना, लोग कहते भी हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जुबान फिर किसके होते हैं? दीवारों के तो कान होते हैं, जुबान किसके होते हैं? दोस्तों तो यह भी आपके निबंध की, साहित्य पर निबंध लिखने की शुरुआत हो सकती है। आप ऐसा निबंध लिख सकते हैं कि दीवारों के तो दरो दीवार के कान होते हैं, शुक्र है कि जुबान नहीं होते हैं। जुबान तो साहित्य का होता है जो समाज की हर बात को बता देता है, कह देता है। तो दोस्तों निबंध आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, वह आपके ऊपर है कि आप निबंध कैसे शुरुआत करते हैं, किसी विषय को आप कैसे सोच सकते हैं। दोस्तों ये तो सामान्य सी बात है ना, मैंने सीधे भूमिका में जोड़ दिया इसे ला करके, जो आप हमेशा सुनते हैं, आप भी कहते होंगे। तो ध्यान दीजिए जुबान किसके होते हैं? साहित्य के होते हैं। और दोस्तों तो आप अब लिखना शुरू कर दीजिए और इसी के साथ यह क्लास देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।